Class 12. Today we are going to study about the Kirchhoff's rule. Students, remember that this is the very important topic of this chapter. इससे जेई मेंस हो या नीट हो, एक क्वेश्चन अक्सर रहता है. इवन इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन हरदम रहता है. इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द किरचॉफ्स रूल. कुछ ऐसे सर्किट जिसमें ऐसे ना तो सीरीज़ में हो, ना पैरेलल में हो रेजिस्टेंस, ना मिक्स्ड में हो. इस केस में हम कैसे रेजिस्टेंस से करंट, उस सर्किट से करंट निकालते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं. इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? किरचॉफ्स रूल. किरचॉफ्स के दो रूल होते हैं. रूल नंबर 1 जंक्शन रूल, रूल नंबर 2 लूप रूल. बहुत ध्यान से पढ़ना. जंक्शन रूल क्या होता है? इसको नोडल रूल भी कहते हैं और पॉइंट रूल भी कहते हैं. You can see on the figure, according to this rule, total sum of all current at any node is always 0. यानी यहाँ पे जितने भी करंट आ रही हैं उतना ही करंट यहाँ पे जा रही हैं. It means we can say I2 plus I4, that is a incoming current, is equal to I1 plus I3, that is equal to outgoing current. Incoming current is equal to outgoing current के भी इक्वल होता है. This is called Kirchhoff's फर्स्ट रूल. इसको जंक्शन रूल कहते हैं या नोडल रूल भी कहते हैं. इसको हम पॉइंट रूल भी कह सकते हैं. यानी एक पॉइंट ओ पर जितने भी करंट आ रही है उसका सम इज इक्वल टू जितने भी करंट जा रहे हैं उसके सम के इक्वल होता है. यहाँ पे करंट, इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव ले रखे हैं और आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव ले रखे हैं. इसको हम समेसन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. समेसन ऑफ ऑल करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 वेयर के इज फ्रॉम 1 to n. ओके. Second rule, Kirchhoff's loop rule or mesh rule. In this rule, sum of all potential at any loop is equal to 0, where n is the total number of charges in potential around the closed rule. यहाँ पर ध्यान देना फिगर में. यहाँ पे एक सर्किट हमारा है A, B, C और D. इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखना कि कैसे हम किस टर्मिनल को पॉजिटिव लेते हैं, किस टर्मिनल को नेगेटिव. अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में करंट रोटेट कर रहा है, हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे. जैसे BC टर्मिनल पर हमारा मूवमेंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और करंट की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव लेंगे. और जिसमें अपोजिट होता है, जैसे CD में अपोजिट है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे. इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना. जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं उस डायरेक्शन में अगर करंट है तो हम नेगेटिव लेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लेंगे. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन और हमारे करंट की डायरेक्शन जब सेम हो जाता है तो नेगेटिव हो जाता है. ओके. इसको अभी हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. नाउ यू कैन सी हियर इन द लूप AB द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम A to B और हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन भी क्या है? क्लॉकवाइज है. तो पोटेंशियल इस केस में हमारा पॉजिटिव होगा. यानी हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल का केस हमारा पॉजिटिव. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्मिनल BC. हियर डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम B to C एंड डायरेक्शन ऑफ वॉक थ्रू इज़ ऑल्सो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने पहले ही बताया था जब दोनों डायरेक्शन सेम होती है तो हम नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. करंट के केस में जब करंट की डायरेक्शन और वॉक थ्रू की डायरेक्शन सेम होती है तो हम नेगेटिव सपोज करते हैं. यहाँ पे ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो पोटेंशियल है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो B से C तक की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ओके. तो यहाँ पर हम BC में जो पोटेंशियल लेंगे दैट विल बी द नेगेटिव पोटेंशियल. ठीक है. नाउ लेट वी टॉक अबाउट द पार्ट CD. CD पार्ट में हमारा क्या है? करंट की डायरेक्शन फ्रॉम D to C है. CD पार्ट में हमारे करंट की डायरेक्शन फ्रॉम D to C है और हमारा वॉकिंग मूवमेंट है C to D की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे I to R2. यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो माइनस, और पोटेंशियल हमारा क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ध्यान रखना, जहाँ पर करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे करंट की डायरेक्शन और मूवमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तभी हम प्लस लेंगे, नहीं तो सेम है तो माइनस.
ओके, नाउ द केस ऑफ डी टू ए, करंट I3 की डायरेक्शन हमारा है डी टू ए की तरफ है और हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में भी डी टू ए मूव करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव कंसीडर कर लिया जाएगा। इसको बहुत अच्छे समझ लेना, क्योंकि अगर ये आएगा तभी हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये नहीं आएगा कॉन्सेप्ट तो हम किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो किरचॉफ लॉ में सबसे पहले ध्यान रखना कि किसी भी प्लेस पर हम पहले जंक्शन रूल लगाते हैं। कोई भी सर्किट में अगर हमें फाइंड करना है तो जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं, करंट रूल जिसको हम बोलते हैं, करंट रूल को अप्लाई करके हम करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की डायरेक्शन के बाद हम एक कंसीडर करते हैं आइदर बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन, वॉक थ्रू की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हम नेगेटिव पोटेंशियल लेंगे, अगर ऑपोजिट होगी तो पॉजिटिव पोटेंशियल लेंगे। ओके, यू कैन सी हियर इन द फिगर, ये करंट की मूवमेंट की डायरेक्शन है। चलो एक एग्जांपल लेके सपोज करते हैं कि कैसे हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। एक सर्किट हमें दिया हुआ है ABCDE के फॉर्म में हमें एक सर्किट दिया हुआ है। इसमें ना तो हमारा ये सीरीज़ दिया हुआ है, ना ही ये पैरेलल का केस है। तो इस केस में हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ABCDE 4-5 नोड्स दिए हुए हैं और 3 लूप्स दिए हुए हैं। कितने लूप्स हमें ज़रूरत होती है, कितने लूप्स में हम करंट को फ्लो कराएंगे, वो हमारा अननोन करंट डिफाइन करेगा कि कितने इक्वेशन हमें ड्रॉ करना है, वो अननोन करंट डिफाइन करेगा। अगर 3 अननोन करंट हमने सपोज किया है तो 3 इक्वेशन बनाएंगे, 4 किया है तो 4। नाउ लेट वी टॉक अबाउट द टर्मिनल AC। AC से हम ये भी ध्यान रखना, अगर किसी सर्किट में मोर देन 1 बैटरी सोर्स हैं तो जो बड़ा बैटरी सोर्स है वहीं से हम करंट स्टार्ट करेंगे। AC में 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स है तो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम C टू A होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। नौ दूसरा बैटरी सोर्स है हमारा 5 वोल्ट का इन BED में, तो अगेन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हम फ्लो कराएंगे। अब जो सेकंड टर्मिनल है इसका करंट की डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट भी हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बड़े बैटरी सोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन हम बाद में चेंज कर लेंगे। अभी हम सपोज करके चलते हैं अकॉर्डिंग टू द बैटरी सोर्स। बैटरी सोर्स में करंट किधर फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। अगर बाद में नेगेटिव आता है तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, तो हमने AC सर्किट में सपोज किया और BED में। अब AC टर्मिनल सर्किट के साथ हमारे 2 टर्मिनल्स और लगे हैं। A जंक्शन पर हमारे जो A जंक्शन है उसे 3 सर्किट और 3 पाथ और ऐड है। हमने सपोज किया AB पर जो करंट फ्लो कर रही है वो I3 फ्लो कर रही है AB पर, क्योंकि I2 हमने सपोज किया था BE पर, तो AB पर हमने सपोज किया I3 फ्लो कर रही है। अब AD पर क्या करंट फ्लो करेगा, AD पर हमारा देखो AC से करंट I1 आया है, उससे बाहर निकल गया है AB पर I3, AB पर I3 निकल गया है, इट मीन्स माइनस हो गया है। माइनस हो गया है तो IAD की वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि I1 से I3 जब निकला तभी जो करंट बचा वो हमारा AD पर आया, I1 माइनस I3। इसी तरह हम टर्मिनल B को कंसीडर करेंगे। B में AB से I1 I3 आया और EB से I2 आया, दोनों हमारा क्या आकर B पर ऐड हो गया, तो BC पर कौन सा करंट फ्लो करेगा, I2 प्लस I3 करंट फ्लो करेगा B पर, I2 प्लस I3 फ्लो करेगा। अब ये I3 आया, ये I2 आया, दोनों ऐड हो गया, तो BC पाथ पर कौन सा फ्लो करेगा, I2 प्लस I3, BC पाथ पे फ्लो करेगा I2 प्लस I3। तो IBC की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट रूल से हम लिख सकते हैं I2 प्लस I3। ओके, अब टर्मिनल C की हम बात करते हैं। C पर हमारा 3 पाथ ऐड है, I2 प्लस I3 BC से आया और I1 हमारा AC में गया, तो हमारा CD पर क्या बचेगा, I2 प्लस I3 माइनस I1।
क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि I2 प्लस I3 आ रहा था, उससे I1 हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया था। तो IDC की वैल्यू क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 माइनस I1, ये IDC की वैल्यू हो जाएगी। होप सो। एक टर्मिनल और है, डी टर्मिनल है, इस पर भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि डी टर्मिनल पर क्या होगा। डी टर्मिनल पे हमारे 3 पाथ ऐड हैं, AD, DC और DE। AD से क्या आया? I1 माइनस I3। DC से क्या आया? I2 प्लस I3 माइनस I1। तो DE पर क्या जाएगा? दोनों का सम, दोनों आकर ऐड हो जा रहा है, ऐड होने के बाद I2 हमारा जा रहा है। ठीक है, इसको हम चेक भी कर लेंगे कि क्या ही सही कि नहीं। तो I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2 माइनस I2 माइनस क्यों किए? क्योंकि जा रहा है, इसका सम 0 होगा। अब ये हमने करंट की डायरेक्शन इसमें रिप्रेजेंट कर लिया सर्किट में। सर्किट में 3 अननोन करंट है, I1, I2 एंड I3। इट मीन्स हमें 3 इक्वेशन चाहिए, इसको सॉल्व करके 3 इक्वेशन चाहिए। अगर हम 3 इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं तो I1, I2, I3 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो हमारे पास 3 रूल हैं, ABC। अब पहले रूल पे अप्लाई किया, ABC रूल पर। नाउ इस रूल में, इस केस में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। अब AC पर देखो, हमारा पहले प्लस 10 वोल्ट लिया पॉजिटिव टर्मिनल, सेम डायरेक्शन में हमारा 4 ओम में करंट फ्लो कर रहा है, तो माइनस 4I3। फिर करंट की डायरेक्शन BC में और मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस ले लिया, और CA में भी करंट की डायरेक्शन और मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है तो वो भी माइनस हो गया। सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड लूप लिया ADCA में, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि 10 वोल्ट बैटरी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब AD में हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव ले लेंगे। DC में मूवमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो पॉजिटिव ले लिए, V=IR का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। अब CA में हमारा अगेन दोनों डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन 10 माइनस 7I1 प्लस 6I3 प्लस 2I2 = 0। तीसरा रूल लूप हमने लिया EBCDE, इसमें भी वही अप्लाई किया कॉन्सेप्ट। 5 वोल्ट बैटरी को पॉजिटिव ले लिया, क्लॉकवाइज मूव कराया। अब BC में हमारा सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, और CD में हमारा सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव। सॉल्व किया तो वी विल गेट द इक्वेशन। अब देखो ध्यान रखना, हमारा ओम्स लॉ भी अप्लाई करते हैं इसमें। किस रेजिस्टेंस में हमने कितना करंट फ्लो कराया, वहाँ पे V=IR से हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया। तो ये तीसरा इक्वेशन बना 5 माइनस 4I2 माइनस 4I3 प्लस 2 = 0। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया तो हमें I1 की वैल्यू फाइंड हो गई। ये 3 इक्वेशन से 1 और 2 को ऐड किया तो I1 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब I1 की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और सॉल्व किया तो हमें I3 की वैल्यू मिल गई 5/8 एम्पियर। अब सॉल्व किया तो हमें I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, होप सो समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, उसमें भी हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है।